देख लें कि अभी मेरे पास इस वक्त जो है विंडोज सर्वर 2008 R2 की एक मशीन है। इसके ऊपर मैं एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज जो है वो इंस्टॉल करने लगा हूँ इसके ऊपर। तो इंस्टॉल स्लाइड को मैंने इस वजह से स्किप किया है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो बताने वाली है, बजाय इसके कि मैं थ्योरी आपके सामने कहता रहूँ, बोलता रहूँ, पढ़ता रहूँ, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, जो जो स्क्रीन आएंगे साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें। मैं सर्वर मैनेजर के अंदर आया। सर्वर मैनेजर आप लोग कहाँ से खोलोगे? आप लोग स्टार्ट के अंदर आ जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आ जाओ और यहाँ से आप लोग सर्वर मैनेजर के अंदर आ जाओ, या फिर आप लोगों को स्टार्ट के बिल्कुल साथ ही आप लोगों के पास सर्वर मैनेजर पड़ा होगा। आप सर्वर मैनेजर पर क्लिक करो। सर्वर मैनेजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ऐड रोल पर क्लिक करो। ऐड रोल पे क्लिक किए, नेक्स्ट किए। सबसे पहला रोल है आप लोगों के पास एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। अगर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, फर्दर इसके अंदर आगे मेरे से 3 या 4 चीज़ें मजीद पूछेगा ये। मैंने इसको किया ना कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज। सबसे पहली चीज़ तो कि मैं इन लोगों से भी कहा करता था कि अगर आप लोगों ने ये सीखना हो कि कौन कौन सा रोल क्या क्या काम करता है, तो आप लोगों को किसी बुक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, टेकनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। विंडो की ब्यूटी ये है कि विंडो के अंदर इन साइड जो है ना बड़ी डिटेल हेल्प दी होती है चीज़ों की। लाइक अभी मैंने यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज सेलेक्ट किया तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बता रहा है एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज इज यूज टू क्रिएट सर्टिफिकेट अथॉरिटी and related role services that allow you to issue and manage certificate used in a variety of applications। क्या हम लोगों ने अगर सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगानी है उस मकसद के लिए हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अच्छा, ये उसी की जो है वो डिस्क्रिप्शन आगे बता रहा है, उसी की डिटेल बता रहा है। नेक्स्ट किया इसको मैंने। अब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने क्या करना क्या है। सबसे पहली चीज़ कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी क्या करती है कि सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो, सर्टिफिकेट मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और एक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों के मल्टीपल सीएज हो सकते हैं, यानी कि एक को रूट सीए बना लो, एक को सबऑर्डिनेट सीए बना लो, एक को पॉलिसी सीए बना लो, इसको एक को इशूइंग सीए बना लो। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है यहाँ पे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट। जो ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो वो कह रहा है कि इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स जो है वो कुछ फीचर्स भी हैं, लाइक विंडोज़ वेब सर्वर, आईआईएस इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, और उसके अंदर फर्दर उसकी कुछ एक्सटेंशन रिक्वायर है। अगर मैं उस रोल को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है, ऐड रिक्वायर रोल सर्विसेज, इसको सिलेक्ट करेगा, लेकिन साथ में कुछ आईएएस के कंपोनेंट भी जो है इसके प्री रिक्विजिट के तौर पर वो भी साथ में इंस्टॉल कर देगा। अब ये सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट क्या है कि बेसिकली एक वेब बेस्ड इंटरफेस है। ये वेब बेस्ड इंटरफेस का मतलब है कि एक वेबसाइट है, एक वेब पेज है, उस वेब पेज के जरिए से हम लोग सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट जो है वो भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी भी इंस्टॉल कर दो और सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट भी कर दो। अच्छा, ऑनलाइन रिस्पॉन्डर। ऑनलाइन रिस्पॉन्डर का मतलब ये है कि अगर मैं अपने इस सर्टिफिकेट अथॉरिटी को ऑनलाइन लेके आना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन लेके आने चाह रहा हूँ मतलब ये है कि मैं उसको पब्लिश करना चाह रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर में। जिस तरीके से वेरीसाइन वालों ने अपना सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर लगाया हुआ है, या कोमोडो वालों ने, या गो डैडी वालों ने, इस तरीके से अगर मैं अपना जो ऑनलाइन सर्विसेज मैं प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ तो उस मकसद के लिए। अच्छा, ये चीज़ नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट सर्विसेज, ये प्योरली विंडोज सर्वर 2008 आर्ट का रोल है। ये इससे पहले जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी 2003 में हुआ करते थे उसके अंदर ये चीज़ नहीं हुआ करती थी। नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट सर्विसेज मेक इट पॉसिबल टू इशू एंड मैनेज सर्टिफिकेट फॉर राउटर एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेज दैट डू नॉट हैव नेटवर्क अथॉरिटी, यानी जो हमारी डोमेन का पार्ट नहीं है, जिसके ऊपर यूजर ने पासवर्ड के जरिए आप लोग ऑथेंटिकेट नहीं हो सकते, ठीक है। यानी जो हम लोगों के एस एन एफ डिवाइसेज हैं, हमारे राउटर हो सकते हैं, स्विचेज वगैरह हो सकते हैं, उनको भी इवन के हम लोग सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। लेकिन उनको सर्टिफिकेट इशू करने के लिए हम लोगों के पास ये रोल इंस्टॉल होना चाहिए नेटवर्क डिवाइस एनरोलमेंट सर्विसेज का। देन उसके बाद सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विसेज। द सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब services enable users and computer to enroll for and renew certificate even when the computer is not a member of a domain, or if a domain joined computer is temporarily outside the security boundary of the computer network. The certificate enrollment web services work together with the certificate enrollment policy. Web services provide policy based automate certificate enrollment for these user and computer। मिसाल के तौर पे कि आप लोग अब इस वक्त अब्रॉड में बैठे हो, आप इस वक्त दूसरे मुल्क के अंदर बैठे हो और आप हमारे डोमेन का पार्ट नहीं हो, लेकिन आप हमारे डोमेन की कुछ सर्विसेज यूज़ करना चाह रहे हो, और फिर अब आप थ्रू वेब जो है ये सर्विसेज आप हासिल करना चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर हमें सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विसेज जो है ये वाला रोल हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पहले वाला था ना, ये तो डोमेन का पार्ट होना चाहिए, डोमेन का पार्ट होना चाहिए। अगर डोमेन का पार्ट होगा तो फिर जो जो यूज़र उस डोमेन को एक्सेस करेंगे, लोकल लैन के ऊपर एक्सेस करेंगे। ये बेसिकली सिर्फ वेब मैकेनिज्म का मतलब ये है
कि आपको एक वेब पेज लाइन के ऊपर अवेलेबल कर देगा। लोकली नेटवर्क के अंदर जो है आप लोग अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर या मोजिला फायरफॉक्स सफारी वगैरह में आप एक वेब पेज खोल के वहाँ से भी सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट कर सकते हो। जबकि एक है थ्रू इंटरनेट और आप डोमेन का पार्ट नहीं हो, तब भी आप लोगों ने सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट एनरोलमेंट पॉलिसी वेब सर्विसेज। The certificate enrollment policy web services enable user and computer to obtain certificate enrollment policy information even when the computer is not a member of a domain or if a domain joined computer temporarily outside the security boundary of the corporate network। बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन जो पिछले वाली की थी। देन उसके बाद क्या कह रहा है, द सर्टिफिकेट एनरोलमेंट पॉलिसी वेब सर्विसेज वर्क विद दिस सर्टिफिकेट एनरोलमेंट वेब सर्विसेज टू प्रोवाइड पॉलिसी बेस्ड ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट एनरोलमेंट फॉर द यूजर एंड द कंप्यूटर। ये सिर्फ और सिर्फ के जिस तरह आप लोगों ने पहले बताया ना कि पॉलिसी सर्वर हम लोग अलग से बना सकते हैं, अब ये पॉलिसी सर्वर आप लोग वेब के ऊपर लेके आना चाह रहे हो, लेकिन ये बजाते खुद अकेला ये कोई काम नहीं कर सकता। यानी इसका जो प्री रिक्विजिट है वो ये है, ठीक है। यानी ये जो आखिरी दो रोल है, ये आखिरी दो रोल आपके तब काम करेंगे जब आपने इसको सेकंड वन को आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा। अगर इसको आपने सेलेक्ट नहीं किया तो फिर आप लोग इन दोनों को भी नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहें तो ये सारे भी आप लोग इकट्ठे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल जो है मैं हम लोगों के पास मैं सिंपल एक एंटरप्राइज रूट सी आपको कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूँ। सर्टिफिकेट अथॉरिटी और सर्टिफिकेट अथॉरिटी वेब एनरोलमेंट, ये दो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की। एक एक जो है वो आपकी सिर्फ पॉलिसी बनाने के लिए, और एक सिर्फ जो नॉन डोमेन कंप्यूटर को वेब के ऊपर जो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। एक के अंदर जो है थोड़ी सी लिमिटेशन है कि वो पॉलिसी खुद नहीं बना सकता, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि पॉलिसी भी बना सकता है। लाइक आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एक के पास जो है वो पॉलिसी के मैनेजमेंट कंसोल नहीं है, पॉलिसी बनाने की ऑप्शन नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल वेब के ऊपर उसको अपनी सर्विस को एक्सपोज करना चाह रहे हो और साथ में आप ये चाह रहे हो कि वहीं से पॉलिसी की सिलेक्शन की जा सके, वहीं से पॉलिसी भी बनाई जा सके, पॉलिसी को क्रेडिट किया जा सके। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं थ्रू वेब पॉलिसी को नहीं बनाना, पॉलिसी को कंट्रोल नहीं करना, तो फिर आप वो ऑप्शन अगर नहीं देना चाह रहे तो फिर सेकंड वन आप सेलेक्ट करोगे, अगर वो देना चाह रहे तो फिर लास्ट वन आप सेलेक्ट करोगे। अब देखिए मैंने जब नेक्स्ट किया तो अब वो पूछ रहा है कि आप एंटरप्राइज रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी आप लगाना चाह रहे हो या स्टैंड लॉन सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगाना चाह रहे हो। सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ द सीए इज अ मेंबर ऑफ ए डोमेन एंड कैन यूज डायरेक्टरी सर्विस टू इशू एंड मैनेज सर्टिफिकेट। कि अगर आप लोगों का एक्टिव डायरेक्टरी का एनवायरनमेंट होगा, डोमेन एनवायरनमेंट, वो कंपलसरी यानी मस्ट है, एंटरप्राइज सीए आप लोगों का तभी बनेगा। अभी पहले मेरे से पूछ रहा है कि एंटरप्राइज सीए या स्टैंड लॉन सीए, देन उसके बाद नेक्स्ट विंडो में पूछेगा कि इसको रूट बनाना है या सबऑर्डिनेट बनाना है। इसका मैंने कहा कि एंटरप्राइज सीए। अब वो पूछ रहा है कि आपने इसको रूट सीए बनाना है या सबऑर्डिनेट सीए बनाना है। तो मैंने इसको कहा कि मैं इसको रूट सीए बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पीके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेरे हायरार्की के अंदर सबसे पहला सर्वर मेरा यही है। मैंने इसको रूट सीए बताया। अब वो क्या कह रहा है कि टू जनरेट एंड इशू सर्टिफिकेट टू क्लाइंट ए सीए मस्ट हैव ए प्राइवेट की स्पेसिफाई वेदर यू वांट टू क्रिएट ए न्यू प्राइवेट की और यूज एन एग्जिस्टिंग वन। कि आपके पास पहले से एक प्राइवेट की मौजूद है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मेरा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नया है, तो मैं तो बिल्कुल पहली मरतबा जनरेट करना चाह रहा हूँ। क्रिएट ए न्यू प्राइवेट की, यूज दिस ऑप्शन इफ यू डू नॉट हैव ए प्राइवेट की और विश टू क्रिएट ए न्यू प्राइवेट की टू एनहांस सिक्योरिटी। You will be asked to select a cryptographic services provider and specify a key length for the private key. To issue a new certificate, you must also select a length of algorithm. कि अब वो आपसे हैश एल्गोरिदम वगैरह का नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर पूछेगा कि आपने यानी कि कितना ज़्यादा सिक्योर करना है, एल्गोरिदम आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, क्रिप्टोग्राफिक आपने मॉड्यूल कौन सा उसमें से चूज़ करना। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे आप लोगों की लेंथ जो है वो आपके बाइट्स के अंदर बता रहा है, ठीक है। इसको आप कम अगर करना चाहो तो उसको कम भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो आप लोगों के 2048 जो है ना आप लोगों की एक, तो मैंने इसको यहाँ से 2048 डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे रहने दिया, ठीक है। और ये आगे जो है क्रिप्टोग्राफिक सर्विस प्रोवाइडर जो है ना, वो मल्टीपल क्रिप्टोग्राफिक सर्विस प्रोवाइडर। अब क्रिप्टोग्राफिक सर्विस प्रोवाइडर है क्या चीज़, आप इसके अंदर फर्दर लिंक अगर आपने इसको डिटेल में स्टडी करना है, बल्कि मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप इसको जो है डिटेल के अंदर जो है ना इसको एडवांस लेवल के ऊपर जाकर स्टडी करो, क्योंकि बड़े काम की चीज़ है। हाल तो जो अमूमी तौर पे लोग यूज़ नहीं करते, लोग पब्लिक सीए का सर्टिफिकेट ही खरीद लेते हैं ना। अमूमी तौर पर उसके अंदर आप लोगों का एमसीआईटीपी के कोर्स के अंदर जो है कि नॉर्मल प्रैक्टिस से पढ़ाया नहीं जाता, कि जी यूज़ नहीं होता इस वजह से पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन जो डिफेंस का इन्वायरमेंट है या जो बहुत ज़्यादा सिक्योर जोन है, वहाँ पे चीज़ जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। Like a cryptographic service provider is the program that perform authentication, encoding
एंड इंक्रिप्शन सर्विसेज दैट विंडो बेस्ड एप्लीकेशन एक्सेस थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट क्रिप्टोग्राफिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशन हैं उसके थ्रू, यानी कि ये आप लोगों का CSP जो है एक आप लोगों का मजमू है किस किस चीज़ का, इंक्रिप्शन का, इनकोडिंग का एक मैकेनिज्म है। ठीक है कि अब विंडो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे तरह के जो है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के अलावा बाकी दूसरे OS भी यूज़ कर रहे हैं और इंक्रिप्शन के इनकोडिंग के मैकेनिज्म, उनकी सपोर्ट भी माइक्रोसॉफ्ट ने बीच में डाली हुई है। तो अभी मैं फिलहाल इसको जो है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के ऊपर इसको रहने दे रहा हूँ। ठीक है, अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर इंटरेक्शन व्हेन द प्राइवेट की इज एक्सेसिबल बाय द CA। नेक्स्ट किया इसको मैंने। अच्छा, अब वो कॉमन नेम क्या बता रहा है कि मेरे कंप्यूटर का जो है कॉमन नाम इसका क्या होगा, मेरे डोमेन का नाम है अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाई हुई है उसका नाम है MCITP, और उस मशीन का नाम है DC02। तो अब वो इस CA का नाम क्या रख रहा है, वो CA का नाम रख रहा है MCITP-DC02-CA। अगर इसको मैं छोटा करना चाहूँ इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, अगर इसको मैं कस्टमाइज़ करना चाहूँ अपनी मर्जी से इसको मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, डिस्टिंग्विश नेम, ये डिस्टिंग्विश नेम जो है इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। डिस्टिंग्विश नेम यानी कि ये मेरे डोमेन की इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है कि जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं स्कीमा। स्कीमा स्कीमा जो है ना आप लोगों के, जिस तरह के जब आप लोग कोई डेटाबेस क्रिएट करते हो ना, तो डेटाबेस के अंदर आप लोगों के मुख्तलिफ टेबल होते हैं और हर टेबल के अंदर फिर आप लोगों के मुख्तलिफ कॉलम और रोज होती हैं। अगर आप लोगों का प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, आप लोगों ने किसी को प्रोग्रामिंग का आइडिया हो, तो आप लोगों को पता है कि जब हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग उसकी डेटा टाइप भी बताते हैं कि इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी या इसमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी या ये क्या बुलियन है, क्या क्या चीज़ है, और इसमें कितने बाइट स्टोर हो सकते हैं, इसमें क्या इसमें हम अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं नहीं। इसी तरह से एक्टिव डायरेक्टरी जो कि हमारे डोमेन एनवायरनमेंट की एक डायरेक्टरी डेटाबेस होती है, उसके अंदर जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब कोई यूज़र क्रिएट करते हैं, तो फिर उस यूज़र के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। लाइक उस यूज़र का फर्स्ट नेम क्या, उस यूज़र का लास्ट नेम क्या, उस यूज़र का लॉगिन नेम क्या, उस यूज़र के डेट ऑफ बर्थ क्या, उसका मेलिंग एड्रेस क्या, उसका फ़ोन नंबर क्या, उसका पोस्टल एड्रेस क्या, उसका ऑफिस क्या, उसका कंट्री कौन सा, उसका सिटी कौन सा, उसका लोकेशन क्या, ये सारी के सारी चीज़ें उसके क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब उन एट्रीब्यूट्स के अंदर जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों का स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों ने किसी प्रोग्राम के अंदर आप कंप्यूटर साइंस के एनरोल हुए, तो एडमिशन डिपार्टमेंट ने आप लोगों से एक फॉर्म फिल करवाया और फिर उस इदारे का जो है कंप्यूटराइज डेटाबेस बनी हुई थी, उसके अंदर आप लोगों का एक रोल नंबर इशू हुआ या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हुआ। अब रोल नंबर जो था वो आप लोगों को उसमें डिजिट टाइप की वैल्यू थी, यानी 1 2 3 4 5 6 ठीक है, लेकिन जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को जो इशू हुआ वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर था। फॉर एग्जांपल आप लोगों के साथ MCS या BCS भी लिखा हुआ था, साथ उसके बाद सेशन लिखा हुआ था इस तरह। तो अब जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, अपने डायरेक्टरी डेटाबेस बनाते हैं, तो उस डायरेक्टरी डेटाबेस के अंदर हमारे जो हम लोग डोमेन एनवायरनमेंट बना रहे हैं उस डोमेन एनवायरनमेंट का नाम भी पर्टिकुलर किसी एक टेबल के अंदर एक कॉलम के अंदर जाके जो वो स्टोर होगा। अब वो उसके किस तरीके से स्टोर होगा, डिस्टिंग्विश नेम कहते हैं कि उसकी जो इंफरादी शनाख्त है उसकी वो डिस्टिंग्विश नेम वो पूरी के पूरे डेटाबेस के अंदर यूनिक होगा, उस तरह का और कोई हो ही नहीं सकता वो। तो वो बता रहा है कि DC इज इक्वल टू MCITP कॉमा DC इज इक्वल टू कॉम। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज पढ़ोगे तो उसमें इंशाल्लाह चीज़ें मजीद आप लोगों को क्लियर होंगी। देन वो कह रहा है कि प्रीव्यू ऑफ डिस्टिंग्विश नेम, अब वो CN कॉमन नेम MCITP DC02-CA, ये जो ऊपर जो आया हुआ ना ये यही नाम, अगर आप गौर से देखो सेम वही चीज़ यहाँ पे इसने ये दी हुई, ठीक है। और देन उसके बाद ये जो नीचे की जो चीज़ है ये अब उसने यहाँ पे कंबाइन करके जो है प्रीव्यू डिस्टिंग्विश नेम यहाँ पे उसने इकट्ठा कंबाइन कर दिया, ठीक है। देखें अगर मैं यहाँ पे वन करता हूँ तो यहाँ पे देखें वन आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। जो ऊपर वाले दो कॉलम्स के अंदर जो चीज़ चेंज होगी वो उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा होगा। इस चीज़ से परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने इसको डिफॉल्ट पे रहने देना। मजीद ये कि आपने इसको अगर मैच करना हो, इसको आपने देखना हो, तो इस वक्त हमारे डोमेन का नाम है MCITP.com, तो वो DC इज इक्वल टू MCITP DC इज इक्वल टू कॉम दिखा रही है कि MCITP.com। अगर यहाँ पे हमारे डोमेन का नाम होता student.com तो वहाँ पे वो दिखा रहा था DC इज इक्वल टू स्टूडेंट DC इज इक्वल टू कॉम, ठीक है। नेक्स्ट किया इसको हमने। अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट वैलिडिटी पीरियड फॉर द सर्टिफिकेट जनरेटेड फॉर द CA, कि इस CA के लिए जो सर्टिफिकेट जो जनरेट करेगा उसका वैलिडिटी पीरियड क्या होगा। तो बाई डिफॉल्ट 5 ईयर्स होता है, 5 ईयर्स से इसको आप कम करना चाहो ज़्यादा करना चाहो वो आप इसको कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। मैं इसको 5 ईयर्स ही रहने दिया। वो कह रहा है कि सर्टिफिकेट डेटाबेस लोकेशन कहाँ पे, वो C के अंदर विंडोज़ के सिस्टम 32 के अंदर वो सेट लॉग के नाम से बना रहा है।
कह रहा है कि यहाँ पे इसकी लॉग फाइल और इसकी डेटाबेस यहाँ पे जाकर स्टोर होगा। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। और अब इससे रिलेटेड जो जब हम लोगों ने चूँकि वेब सर्विसेज भी सिलेक्ट की थी, तो अब उससे रिलेटेड वो कंपोनेंट बता रहा है कि और ये फीचर भी साथ में इंस्टॉल कर रही है। ठीक है, IaaS के फीचर प्री रिक्विजिट के तौर पे इंस्टॉल कर रहा है। नेक्स्ट किया। अभी मुझे पूरी समरी दिखा रहा है जो ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट किए हैं, उन तमाम की समरी दिखा रहा हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा और ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है इंस्टॉल कर देगा। इतनी देर में इंस्टॉल होता है, इतनी देर में मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पे इंस्टॉल हुआ होगा उसका इंटरफेस आपको खोल कर मैं दिखा देता हूँ। अमूमी तौर पे हम लोग जो हमारे डोमेन वाली मशीन होती है, डोमेन कंट्रोलर होता है, उसी को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जब आप लोगों के सर्टिफिकेट अथॉरिटी इंस्टॉल हो जाती है तो आप लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर एक दो नए टैब आप लोगों को एक नया टैब आ जाता है सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के नाम से। आप सर्टिफिकेशन अथॉरिटी पर क्लिक करेंगे, वो आपको खोल के दिखा देगा कि इसके अंदर कितने इसने सर्टिफिकेट इशू कर चुका है, कितने पेंडिंग। और यहाँ पे आपको स्टेटस भी बता रहा हूँ, अगर तो एक ग्रीन मार्क आ रहा है इट मीन्स कि ये आप लोगों का सर्टिफिकेट अथॉरिटी इस वक्त सही काम कर रही है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवोक सर्टिफिकेट जो कि रिवोक कर चुका है, अभी तक कोई इसके पास रिवोक नहीं हुआ। इशूड सर्टिफिकेट, ये इतने सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर चुका है। और किस किस ने रिक्वेस्ट की थी सर्टिफिकेट की, कब कब किस किस तारीख को रिक्वेस्ट की थी, वो ये यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, जिस जिसने जब जब रिक्वेस्ट की थी और क्या उसका मैकेनिज्म था, कौन सी टेम्पलेट को उसने यूज़ किया था। ठीक है, और उसका सीरियल नंबर क्या था, कब से वो सर्टिफिकेट वैलिड था और क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, वो यहाँ पे वो सारे दिखा रहे हैं। पेंडिंग रिक्वेस्ट के जो उसके पास रिक्वेस्ट आई हैं और वो पेंडिंग है। ठीक है, फेल रिक्वेस्ट के जो उसके पास आई हैं लेकिन वो फेल हो गई। ठीक है, क्या क्या एरर, वो एरर्स की डिटेल के साथ यहाँ पे बता रहा है और किस किस तारीख को फेल हुई, किस किस ने रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्टी का नाम क्या। ठीक है, और फिर ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो है कुछ इसके अंदर ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी वो चीज़ें दिखा रहा है। अच्छा, अब आप लोगों ने सर्टिफिकेट आप लोगों ने जनरेट करवाना है, सर्टिफिकेट आप लोगों ने इशू करवाना है। सर्टिफिकेट इशू करवाने के जो है मल्टीपल तरीके हैं। लाइक मैंने हम अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग जो है वेब बेस्ड जो है उसके ज़रिए भी हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोगों का एक ईमेल सर्वर लगा होगा। अब हम लोगों का अपने सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए ईमेल सर्वर को जो है वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अब मैं ईमेल सर्वर का इंटरफेस खोल कर वहीं से जो है सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करता हूँ, वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट जनरेट करके देगा। फिर उस रिक्वेस्ट को हम लोग थ्रू वेब जो है उसको सबमिट करवा करेंगे। नहीं नहीं, ईमेल सर्वर वो होता है जिसके जरिए से हम लोग अपनी ईमेल्स वगैरह कर सकते हैं, लाइक जिसको आप एक्सचेंज सर्वर कहते हैं। अच्छा, जहाँ पे अपनी वेबसाइट वगैरह हम लोग रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं HTTP सर्वर या IIS, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर। IIS के थ्रू भी इसकी रिक्वेस्ट की जा सकती है सर्टिफिकेट की, वो भी आपको करके दिखाता हूँ। जी जी, एग्जैक्टली उसी को बोलते हैं ईमेल सर्वर। सॉरी। जी जी। नहीं, आउटलुक तो आपका डोमेन क्लाइंट होगा ना आपका। जो यूज़र आप लोगों का आउटलुक यूज़ कर रहा है वो आपका डोमेन का यूज़र होगा। वो जो ही डोमेन पर लॉगिन होगा उसको ऑटोमेटिकली उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। हाँ जी, जो ग्रुप पॉलिसी लगी होगी, ग्रुप पॉलिसी के जरिए से उसको पता लग जाएगा कि मेरा रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी कौन सी है। और जो विंडोज़ के अंदर प्री डिफाइंड बिल्ट-इन टेम्पलेट्स बनी होती हैं, उन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए आप अगर ऑटो एनरोलमेंट की पॉलिसी लगाना चाहते हो कि कोई भी यूज़र जो ही डोमेन पे आए या एक कंप्यूटर जो ही डोमेन ज्वाइन करा ऑटोमेटिकली उसको सर्टिफिकेट उसके पास आ जाए। तो हम लोग जो भी कंप्यूटर डोमेन ज्वाइन कराते हैं तो उसके पास जो ऑटोमेटिकली, अब मिसाल के तौर पे अब ये जो मशीन है इसने डोमेन ज्वाइन की हुई है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। मैं स्टार्ट के अंदर आया, रन के अंदर आया, अगेन मुझे मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि आप
रन में हो गया, MMC लिखोगे, करके दिखाता हूँ। जी नहीं, एक्सचेंज का अपना वेब इंटरफेस नहीं होता। जो वेब इंटरफेस है ना, ये सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट सबमिट करवाने का, सर्टिफिकेट लेने का, या सर्टिफिकेट रिवोक करने का, या डाउनलोड करने का, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी का होता है, इसका एक्सचेंज से कोई ताल्लुक नहीं है। जी वेब मेल वो एक्सचेंज सर्वर का इंटरफेस होता है, वेब एक्सचेंज सर्वर प्रोवाइड करता है आपको। ये सिर्फ डोमेन का मेंबर ना हो तो फिर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा जी अमूमी तौर पे जो है ना, हम लोग जहाँ पे हमारे सर्वर होते हैं ना, सर्वर लाइक हमारा ईमेल सर्वर है, या हमारा शेयर पॉइंट का सर्वर है, या हमारा लिंक का सर्वर है, या हमारे वेबसाइट वाला सर्वर है, या हमारी FTP वाला साइट वाला सर्वर है, वहाँ पे हम लोग ये सर्टिफिकेट उसके साथ बाइंड करते हैं, अपनी उस वेबसाइट के साथ या वेब पेज के साथ या वेब पोर्टल के साथ, वहाँ पे जाके हम लोग सर्टिफिकेट बाइंड करते हैं। अभी मैं आपको एक्सचेंज का और IES का एक दो एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। वो देखते हैं कि वो होपफुली इंस्टॉल हो चुका होगा हम लोगों को। इंस्टॉल हो गया जी, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और इंस्टॉल होने के बाद सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, देखें हम लोगों के पास वो चीज़ आ गई, और ये हमारा उसका कॉमन नेम बता रहा है, ठीक है। और इशू सर्टिफिकेट, उसने एक सर्टिफिकेट इशू किया, अभी उसको हम लोग खोल के देखते हैं कि ये उसने किसको इशू किया, या उसने DC02 को इशू किया, अपने आप को इशू किया ना, लेकिन खुद भी तो उस डोमेन का पार्ट है, खुद भी तो उस डोमेन का मेंबर है। वैलिड फ्रॉम 4/30/2012 से लेकर 4/30/2013 तक, एक साल के लिए वैलिड है, ठीक है। ये आगे उसकी डिटेल, और ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी का बता रहा है कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी का, और सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या, सर्टिफिकेट जो है वो, ठीक है। अपने आप को उसने इशू किया। पेंडिंग रिक्वेस्ट इसके पास कोई नहीं है, फेल रिक्वेस्ट कोई नहीं है, फिलहाल रिवोक रिक्वेस्ट कोई नहीं है इसके पास, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं इसका वेब बेस इंटरफेस जो है वो खोल के देखना चाह रहा हूँ कि इसका वेब बेस इंटरफेस भी हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, तो वेब बेस इंटरफेस का हम लोगों को कहाँ से पता लगेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना वेब ब्राउज़र खोलूँगा इस मशीन के ऊपर। वेब ब्राउज़र खोलने के बाद मेरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी का क्या नाम था, MCITG-DC02-C है। डैश टू, मैंने डिफ़ॉल्ट डॉट ASP, इसके डिफ़ॉल्ट पेज का नाम लिखा है, सर्ट की डायरेक्टरी होती है, उसमें डिफ़ॉल्ट डॉट ASP, CRT सर्ट ऐसा, ये इसका डिफ़ॉल्ट जो है ना, इसका पाथ ये होता है। अच्छा, अगर ये ना खुल रहा हो तो यहाँ से आप IIS की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके देख लेंगे इसका पाथ क्या है। माइट भी मैं वहाँ पे कोई गलती कर रहा हूँ। आप IIS खोलें, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर मैनेजर खोलें, अभी जो है ना, चूँकि उसकी DNS के अंदर हम लोगों ने एंट्री नहीं की, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि मैं इस मशीन का नाम लिख के वहाँ से भी खोल सकता हूँ। इस मशीन का नाम क्या मेरे क्या है, इस मशीन का नाम है DC02 स्लैश सेट सर
स्लैश डिफॉल्ट डॉट ASP। ये देखिए, ठीक है। DC02 स्लैश साइट सर्व यानी मशीन का नाम लिख दें या पूरा FQDN लिख दें, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम उसका, ठीक है। स्लैश सर्च सर्व स्लैश डिफॉल्ट डॉट ASP। यहाँ पे क्या करना चाह रहे हो, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो। व्यू द स्टेटस ऑफ पेंडिंग सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट का आप स्टेटस देखना चाह रहे हो। डाउनलोड सर्टिफिकेट या आप डाउनलोड सर्टिफिकेट करना चाह रहे हो। मैंने कहा सपोज रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट, अब वो सर्टिफिकेट में रिक्वेस्ट करनी है तो सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए, क्या यूज़र सर्टिफिकेट है या एडवांस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट है। मैंने फिलहाल कहा कि यूज़र सर्टिफिकेट है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट सर्टिफिकेट एनरोलमेंट द वेब साइट फॉर द CA मस्ट बी कॉन्फ़िगर टू यूज HTTPS ऑथेंटिकेशन। कि अगर आपने वेब के थ्रू आपने उसको कॉन्फ़िगर करना है ना, वो कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो साइट जो कॉन्फ़िगर हुई है ना वो HTTP पे कॉन्फ़िगर हुई भी है, तो उसको आप HTTPS के ऊपर जाकर आप कॉन्फ़िगर करो। यानी मैं इसकी जो है बाइंडिंग जो है वो चेंज करूँगा। और बाइंडिंग आपने चेंज करनी है, बाइंडिंग इसकी आप कहाँ से जाके चेंज करेंगे, आप अपने IIS के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। IIS के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है, यहाँ पे एक ऑप्शन हो गया आप लोगों के पास बाइंडिंग्स की। आप बाइंडिंग्स के अंदर आओगे, अब ये HTTP पे कॉन्फ़िगर हुई भी है, यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करोगे, HTTP की बजाय इसको HTTPS करोगे। इस कंप्यूटर का IP एड्रेस बताओगे, इस कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या, और यहाँ से आप जो है वो आप सर्टिफिकेट यहाँ से एसोसिएट कर दोगे इसके साथ। इसके पास एक अपना सर्टिफिकेट खुद ही इसने जनरेट किया था ना, ऑटो जनरेट किया था, वो सर्टिफिकेट मैं इसके साथ बाइंड कर रहा हूँ। और उसके बाद जो एक बार आपको IAS की सर्विस रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। दोबारा से देख लें कि बाइंडिंग आप लोगों ने चेंज करनी हो, तो बाइंडिंग चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, IAS की सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ से आप बाइंडिंग पे आओगे। बाइंडिंग पे आने के बाद यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करके आप एडिट कर दो या उसी को आप वो कर दो, क्या नाम अपना ऐड कर लो आप। मैंने यहाँ पे ऐड किया HTTPS, ठीक है। ऐड करने के बाद कौन से IP के साथ इसको एसोसिएट करना है, पोर्ट नंबर कौन सी होती है सिक्योर की 443, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक SSL सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा वो। तो इसके अंदर इंस्टॉल करने की ज़रूरत इस वजह से नहीं है कि क्योंकि जब इस पर सर्टिफिकेट अथॉरिटी इंस्टॉल हुई तो उसने खुद ही अपने लिए एक सर्टिफिकेट जो उसने इशू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप लोगों ने IAS की सर्विस जो IP एड्रेस है ना इसी मशीन का IP एड्रेस है, इसी मशीन का IP एड्रेस है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के साथ खोलूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, IIS रीसेट ये कमांड दूंगा, ये इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस जो होगा एक बार रिस्टार्ट हो जाएगी। अच्छा नहीं, मिसाल के तौर पे हम लोगों के पास जो है एक डोमेन एनवायरनमेंट ऑलरेडी जो चल रहा है उसके ऊपर मैं आपको दिखाने लगा था कि मैं इस वक्त अपने एक एक्सचेंज सर्वर पे हूँ। अब एक्सचेंज सर्वर को सर्टिफिकेट चाहिए। एक्सचेंज सर्वर का एक रोल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट एक्सेस सर्वर, जो कि क्लाइंट को कनेक्ट करवाता है। आउटलुक के जरिए क्लाइंट से कनेक्ट हो सकते हैं, वेब के थ्रू से कनेक्ट हो सकते हैं, मोबाइल क्लाइंट हो सकते हैं, नहीं मोबाइल के ऊपर ईमेल रिसीव कर सकते हो, आउटलुक के जरिए से ईमेल रिसीव कर सकते हैं, और ओवा के जरिए वेब पेज इंटरफेस के जरिए आप लोग जो है ना वहाँ से ईमेल रिसीव कर सकते हैं। अब मैं जिस तरह लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग अपने ओवा को खोलते तो हम लिखते थे HTTPS:// अपने उस एक्सचेंज सर्वर के वेब पेज का नाम जो भी था, ओवा का एड्रेस हम लिखा करते थे। अब मैंने अपने एक्सचेंज सर्वर के साथ वहाँ पे सर्टिफिकेट मैंने लगाना है, ठीक है। तो एक्सचेंज खुद से रिक्वेस्ट करना चाह रहा है सर्टिफिकेट की, वो कैसे करेंगे। नहीं नहीं, जो आप लोगों का ईमेल का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है ना, जो आप लोगों का ईमेल सर्वर लगा हुआ उस ईमेल सर्वर को सिक्योर करने के लिए वहाँ पे सर्टिफिकेट की जरूरत है हम लोगों को। उस ईमेल सर्वर को सिक्योर करने के लिए वहाँ पे सर्टिफिकेट की जरूरत है कि उस ईमेल सर्वर को जब हम लोगों ने पब्लिश करना है ना तो उसके साथ हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट बाइंड करना है। तो अब मैं एक्सचेंज का इंटरफेस खोल के वहाँ से एक सर्टिफिकेट की जो है ना सिर्फ एक रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट कर रहा हूँ। यानी कि रिक्वेस्ट जो आप लोगों ने सर्टिफिकेट की करनी है ना वो वेब बेस्ड पेज खोल के डायरेक्ट वहाँ से भी सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पूरा फॉर्म आप फिल करोगे। या दूसरी सूरत ये है कि टेम्पलेट के थ्रू भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, या तीसरा तरीका है कि ऑटो एनरोलमेंट की पॉलिसी इनेबल कर दो, आप वहाँ से भी सर्टिफिकेट ले सकते हो, ठीक है।
अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक नॉर्मल सिनेरियो, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ कि आपके मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ईमेल की सर्विसेज ऑलरेडी चल रही हैं। अब उस ईमेल सर्वर को सिक्योर करने के लिए आप लोगों को सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अब वहाँ से आप सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, एक्सचेंज के अंदर भी बजाते खुद जो है वो सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट जो है वो आ रही होती है। लाइक यहाँ पे न्यू एक्सचेंज सर्टिफिकेट, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा न्यू एक्सचेंज सर्टिफिकेट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, न्यू एक्सचेंज सर्टिफिकेट पर क्लिक किया। अभी एक विजिट चलना शुरू हो जाएगा। वो पूछेगा कि किस किस सर्विस के लिए चाहिए, ऑटो डिस्कवर के लिए चाहिए, आपको ओवा के लिए चाहिए, एनीवेयर के लिए चाहिए, इसका नाम आपने क्या रखना है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने सर्टिफिकेट का वो पूछ रहा, कह रहा कि फ्रेंडली नेम बताओ, फ्रेंडली नेम इसका क्या रखना है। मैंने कहा इसका नाम रखो mail.fun.edu.pk। अच्छा, अनेबल वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये है कि स्टैरिक के साथ एक सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट करेगा, उसकी रिक्वेस्ट ये जनरेट करेगा। मैंने कहा नहीं, वाइल्ड कार्ड मुझे स्टैरिक के साथ नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कस्टमाइज चाहिए, मैं अपनी मर्जी से डोमेन्स के नाम को बीच में ऐड करना चाह रहा हूँ। अब ये पहले सर्विसेज पूछेगा, एक मिनट से, अब ये पूछेगा कि किस किस सर्विस के लिए चाहिए आपको सर्टिफिकेट। ओवा के लिए चाहिए आपको, ठीक है। ओवा आपने आउटलुक वेब ऐप जो है वो इंटरनेट के ऊपर यूज़ करनी है या आपने लोकल नेटवर्क में यूज़ करनी है। मैंने कहा इंटरनेट पे यूज़ करनी है। एक्टिव सिंक का मतलब होता है कि क्लाइंट कंप्यूटर ने मोबाइल के ऊपर इंटरनेट जो है वो ईमेल रिसीव करनी है, उसके लिए चाहिए, ठीक है। पॉप आई मैप, ये जो ईमेल के प्रोटोकॉल हैं डिफरेंट टाइप के, उनके लिए चाहिए। ये एक्सचेंज के आगे डिफरेंट रोल्स वगैरह उनके लिए आप जो जो सिलेक्ट करना चाहते हो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करते जाओगे। मिसाल के तौर पर मैंने इसमें यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। अभी जितनी चीज़ें मैंने सेलेक्ट की होंगी ये यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर वो दिखा रहा होगा, ठीक है। अभी तक दो मैंने सेलेक्ट की थी, सिर्फ दो ही दिखा रहा है। मजीद इसके अलावा कोई और डोमेन का नाम मैं खुद से ऐड करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ऐड करना चाह रहा हूँ टेस्ट डॉट फन डॉट ई डी यू डॉट पी के। अभी जो सर्टिफिकेट जनरेट करेगा ना, उस सर्टिफिकेट के सब्जेक्ट अल्टरनेटिव नेम के अंदर, सब्जेक्ट अल्टरनेटिव नेम के अंदर ये मल्टीपल नेम वहाँ पे होंगे। इसका कॉमन नेम तो होगा मेल डॉट फन डॉट ई डी यू डॉट पी के। मिसाल के तौर पर मैं दो और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, या मैं कर देता हूँ वेब मेल, और एक और मैं कर देता हूँ ई मेल। मैंने किया ऑटो डिस्कवर, ई मेल, मेल, टेस्ट और वेब मेल। ये मल्टीपल यूपीएन, मल्टीपल यूपीएन का मतलब होता है मल्टीपल यूनिवर्सल प्रिंसिपल नेम। जो आप लोगों के डोमेन है ना, कि आप लोगों को मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए चाहिए था, मैंने तो यहाँ पे इस तरह के नाम लिख दिया। आप यहाँ पे अपना जो वैलिड होस्टिंग सर्विसेज होती है होस्टिंग डॉट फन डॉट ई डी यू लिख सकते थे, ट्रेनिंग डॉट फन डॉट ई डी यू लिख सकते थे, लर्निंग डॉट फन डॉट ई डी यू लिख सकते थे, अपनी मर्जी से जो जो या फन जिस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहा है उन तमाम चीज़ों के लिए मुझे एक ही सर्टिफिकेट चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही सर्वर से मैंने उनको पब्लिश करना है, एक ही सर्वर के ऊपर मेरे पास मल्टीपल आईपीज़ हैं, तो उसके ऊपर मैं एक ही सर्टिफिकेट लगाऊंगा जिससे मेरे वो सारे काम हो। सारे के तो वेब होस्टिंग के लिए भी यही सर्टिफिकेट यूज़ करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज के लिए भी यही यूज़ करना चाह रहा हूँ, मेल के लिए भी यही यूज़ करना चाह रहा हूँ, पोर्टल के लिए भी यूज़ करना, वो सारे नाम यहाँ पे डाल दूंगा मैं इकट्ठे, नेक्स्ट करूँगा। दैन उसके बाद वो अब मेरे से ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन लेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एच ई सी, ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट कौन सा, वो है पन, पन स्टैंड फॉर पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। कंट्री आ गया पाकिस्तान, सिटी क्या है, मैंने कहा इस्लामाबाद, ठीक है। स्टेट कौन सी है, यहाँ पे मैंने फेडरल कैपिटल भी कर सकता हूँ, उसको मैंने कह दिया आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कर दिया उसको मैंने, और ब्राउज पे क्लिक किया। अब इस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट को स्टोर कहाँ पे करना है, वो डॉट रैक के नाम से एक फाइल जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको टेस्ट के नाम से यहाँ पे टेस्ट डॉट रैक के नाम से एक फाइल जो है वो सेव कर देगा। नेक्स्ट किया, ठीक है। उसने अभी ये किया कि जस्ट एक रिक्वेजिशन बताइए। एक उसने फॉर्म फिल किया, उसने कि अपनी रिक्वायरमेंट बताई है कि मेरा नाम ये है, ऑर्गेनाइजेशन नेम ये है, मुझे इन इन डोमेन्स के लिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, अब जब वो सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट जब वो जनरेट करता है ना, बेसिकली वो उसको इनक्रिप्ट कर देता है उसको, और वो नॉन रीडेबल फॉर्म के अंदर होती है वो। अगर आप उसको ओपन विद नोट पैड भी करो तो वो आपको उसको समझ नहीं लगेगी कि वो लिखा क्या होगा, वो ये चीज़ लिखी हुई है। जब भी आप लोगों ने किसी पब्लिक सर्टिफिकेट अथॉरिटी से भी आपने सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करनी होती है ना,
इसी तरह का फॉर्म ये विज़ार्ड आप लोग चलाते हो। मिसाल के तौर पे ईमेल के लिए आपको चाहिए एक्सचेंज के लिए, आप ये सारा विज़ार्ड चलाओगे, चलाने के बाद ये इस तरह की एन्क्रिप्टेड फाइल दे देगा। अब आप उस पब्लिक सर्टिफिकेट अथॉरिटी को, वेरीसाइन को, कोमोडो को, या जो भी एक्स वाई जेड, उसको ये दे दोगे, उसे कहोगे ये मेरी रिक्वेस्ट फाइल है, वो इस रिक्वेस्ट फाइल को यूज़ करते हो आपको सर्टिफिकेट जनरेट करके दे देगा। अब ये जस्ट एक रिक्वेस्ट फाइल बनाई है कि लाइसेंस आप लोगों ने लेना है, लाइसेंस लेना आप लोगों ने ट्रैफिक पुलिस से, उन्होंने एक फॉर्म दिया, फॉर्म फिल करो, साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगाओ, प्रूफ दो। अब वो उनके पास जाएंगे, वेरीफाई करेंगे, अपने प्रोसीजर के मुताबिक वो इशू करके देंगे। अच्छा, अब जो हम लोगों ने इंस्टॉल करके देखा था अपना वेब बेस्ड इंटरफेस में, अब मैं वेब बेस्ड इंटरफेस के थ्रू सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट को सबमिट करता हूँ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट करता हूँ। उसके लिए मैंने अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला। जी 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 वो सर्टिफिकेट उसके पास आता है फिर सर मेरे एप्लीकेशन का प्रोसेस में इसमें नहीं आ रहा। जैसे एक सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं सर्टिफिकेट, को सर्वर को मिलता है दूसरा बाइट इससे इसके बाद यूज़र जब आता है तो उसको यूज़र को भी सर्टिफिकेट मिलता है जिससे नहीं, यूज़र को सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वो यूज़र पे ये देखता है कि यूज़र के ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी के अंदर वो सर्वर है या नहीं है। यूज़र के ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी के अंदर सर्वर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो उसको एक्सेस कर लेगा। बेसिकली हम लोग अभी ये जो सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हैं, ये अभी हम यूज़र के लिए नहीं कर रहे यूज़, ये अभी हम सिर्फ अपने सर्वर्स को पब्लिश करने के लिए, सर्वर्स के लिए कर रहे हैं। यूज़र के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा मैं, अपने सर्वर को पब्लिश करने के लिए, सर्वर को एक्सपोज करने के लिए, इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज करने के लिए, सिक्योरली एक्सपोज करने के लिए। फिर हाँ, तो फिर उसके लिए मैं कर रहा हूँ। आप इस तरह से क्लाइंट के लिए भी कर सकते हो, और ये आप मॉन्डेटरी भी कर सकते हो, कंपलसरी भी कर सकते हो कि जिस तरह सर्वर के पास सर्टिफिकेट है, इस तरह क्लाइंट के पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फिर वो ये चीज़ें मैच करे, ये चीज़ें मैच होगी तो उसके बाद वो एक्सेस करेगा। ठीक? अभी जिस तरह मैं सर्वर के लिए सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस तरह आप क्लाइंट के लिए भी सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट कर सकते हो। सर आप जो कह रहे हैं कि उसके उसके लिए पहले से मौजूद होगा तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा। क्या चीज़ पहले से? जैसे अभी सब फाउंड का सर्विस आपने एक सर्टिफिकेट फाउंड कर दिया, जी जी। ठीक है, जब कोई डोमेन का यूज़र उसको एक्सेस करेगा या सर्वर को, जब कोई डोमेन का यूज़र इस सर्वर को एक्सेस करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट सर्टिफिकेट अथॉरिटी उसी डोमेन के अंदर है, हमारे उसी डोमेन कंट्रोलर के ऊपर है। उसने डोमेन सिक्योरिटी पॉलिसी के ज़रिए से बता दिया कि ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी तुम्हारा सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, और इसका जो सर्टिफिकेट है वो तुम्हारे लिए वैलिड है। अब आप किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर को, जो भी डोमेन ज्वाइन करेगा, जो भी क्लाइंट कंप्यूटर डोमेन ज्वाइन करेगा, उसको ऑटोमेटिकली इसके जरिए से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो ऑटोमेटिकली ऑटो एनरोलमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, ऑटोमेटिकली ये जो उसका जो सर्टिफिकेट दिया जो उसको क्लाइंट, नहीं बात सुने अभी, अब यहाँ पे दो डिफरेंट सिनेरियो बनते हैं। एक ये है कि जो हमारे डोमेन ज्वाइन कंप्यूटर है ना, जो ही डोमेन ज्वाइन करेगा उन्हें ऑटोमेटिकली इसके जरिए से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरी सूरत ये है कि कुछ हमारे ऐसे भी यूजर हैं कि जो कि डोमेन का पार्ट नहीं है, डोमेन का मेंबर नहीं है, उनको मैनुअली या तो सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या ऑलरेडी एक जेनेरिक सर्टिफिकेट बना हुआ वो अपने ट्रस्टेड रूट सीए के अंदर वो उसको इंपोर्ट करेंगे वो, फिर उसके बाद उनकी आपस में कम्युनिकेशन शुरू होगी। अदरवाइज सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो उसको चीज़ें एक्सेस नहीं करने देंगे। हाँ, वो जो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि एमएमसी खोल के वहाँ से आप सर्टिफिकेट इंपोर्ट करेंगे, वो तरीका सर्टिफिकेट इंपोर्ट करने का। सर अगर डोमेन का यूज़र है, डोमेन के यूज़र ज्वाइन करता है, जी ठीक है, जी और सर्वर एक्सचेंज सर्वर पे सर्टिफिकेट फाउंड हुआ, जी ठीक जी। है, तो सर उसको एक्सचेंज सर्वर सर्टिफिकेट मिलेगा यूज़र को डोमेन के, या दूसरा सर्टिफिकेशन अथॉरिटी देगी उसको। सर्टिफिकेशन अथॉरिटी देगी, एक्सचेंज सर्वर नहीं देगी। एक्सचेंज सर्वर तो खुद रिक्वेस्ट कर रहा है ना, एक्सचेंज सर्वर तो खुद ले रहा है सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट यूजर्स को मिलेंगे, कंप्यूटर्स को मिलेंगे, वो सर्टिफिकेट अथॉरिटी के जरिए से मिलेंगे, और कोई अभी अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी सिर्फ सिर्फ सर्टिफिकेट अथॉरिटी तो फिर जब सर कोई यूज़र एक्सचेंज सर्वर को टेस्ट करता है, जी जी। तो एक्सचेंज सर्वर सर्टिफिकेट और यूज़र सर्टिफिकेट आपस में मैच होगा डोमेन यूज़र के साथ। वो जी देखता है कि ये ट्रस्टेड रूट सीए है नहीं है, और वो सर्टिफिकेट मैच करता है, वो जब सर उसको सर एक्सचेंज सर्वर मैच करते हैं नहीं सर्टिफिकेट एक्सचेंज एक्सचेंज सर्वर सर्वर मैच नहीं करेगा, एक्सचेंज सर्वर मैच नहीं करेगा। जो ये आप लोगों के वैलिडेशन वगैरह जो है ना, कि वैलिडेट करना, चेक करना, ये सारे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट अथॉरिटी की। सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है वो चेक करता है कि सर्टिफिकेट इसका वैलिड है नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि जब यूज़र ने रिक्वेस्ट करी एक्सचेंज सर्वर से, फिर रिक्वेस्ट जाएगी सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास जाएगी, जब वो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने उसको वैलिडेट कर दिया, अब उसके बाद जो है एक्सचेंज की सर्विसेज को एक्सेस कर लेगा।
नहीं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो बल्कि वो करेंगे तो उनको किस चीज़ का पता लगेगा। बल्कि आप लोगों को मैं कहूँगा कि इसको डिटेल में, क्योंकि एक लेक्चर में मैं आपको कहूँगी जी ये सारे का सारा समय लगेगा, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने देखा एक और चीज़ के, पहले जो है हम लोगों ने जब उसको एक्सेस किया था उसमें ऑथेंटिकेशन ही मांगी थी, यहाँ पे फर्दर ऑथेंटिकेशन भी लगी हुई है। ये ऑथेंटिकेशन जो है ना IIS इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्वर के ऊपर जाके आप ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं कि जब वेबसाइट खोलें तो वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड मांगे ना मांगे। अब जो यूजर नेम पासवर्ड का जो डायलॉग बॉक्स आया है, हमारे केस के अंदर पहले नहीं आया था, क्योंकि डिफॉल्ट इसके ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं होती उस वेब पेज के ऊपर। क्या कह रहे हैं? पासवर्ड या तो मैं सही नहीं दे रहा हूँ इसका। नहीं भेजी वो, किसी के ऊपर आपको करके दिखा देता हूँ जो अपने वाला था हमारा। आप एक्सचेंज के जो सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट है वो, उसके लिए आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे और यहाँ से एडवांस सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप सबमिट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। सर वो ऐसा तरीका नहीं कि मेन यूजर जब ज्वाइन करे या सबमिट जी करे जी, तो ऑटोमेटिकली उससे मिल वो तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि जब डोमेन ज्वाइन करता है उसको तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है जाए तो डायरेक्टरी से ले लेंगे, उसको। एक्टिव डायरेक्टरी से ले हाँ लेंगे। जी, वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो ग्रुप पॉलिसी लगी होती है ना, वो डोमेन सिक्योरिटी तमाम के पॉलिसी, डोमेन सिक्योरिटी पॉलिसी के जरिए से मिल जाता है उसको। ये उसके लिए जो अभी करें जो जिसमें कि जो जो यूजर अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, नहीं मैं ये आपको करके ये दिखा रहा हूँ कि एक एक्सचेंज सर्वर है जिसके ऊपर हमारी ईमेल की सर्विसेज चल रही हैं, उसको हम लोग इंटरनेट के ऊपर पब्लिश करना चाह रहे हैं, एक्सपोज करना चाह रहे हैं, उसके साथ हम लोग सर्टिफिकेट अपना जोड़ना चाह रहे हैं, सिक्योर करने के उसको सिक्योर करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए। तो अब वो एक्सचेंज की अपने मैनेजमेंट कंसोल से हम लोगों ने उसके सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट हम लोगों ने जनरेट की, और जब हमारे पास वो इंक्रिप्टेड फाइल हमारे पास आ गई, वो टेक्स्ट फाइल आ गई, अब उस टेक्स्ट फाइल को हम लोग वेब बेस्ड इंटरफेस को खोल के हम यहाँ से वो टेक्स्ट फाइल उसको हम लोग सबमिट कर देंगे। आप इस पे आओगे और यहाँ पे आके वो सारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। अभी प्रॉब्लम ये है कि वो मैंने रिक्वेस्ट कहीं और जनरेट की है और ये मैं आपको अपनी मशीन पे करके दिखा रहा हूँ। इस फाइल को बल्कि कॉपी कर लेते हैं अपने पास। सारे का फाइल बता दूंगा DQ है मशीन में।
मुझे उसका आईपी भी सेम करना पड़ेगा पहले इसका और उसका अपनी मशीन का, क्योंकि इसके अंदर वायरस है। अपनी इस मशीन का सेम आईपी करना पड़ेगा जो फिजिकल मशीन है ना मेरी। चलो मैं इसके लैंड के ऊपर कोई आईपी असाइन कर देता हूँ उसको। उसका हमारे जो वर्चुअल मशीन है उसका आईपी 11 था ना उसका। यार अगर कोई जाके बैठ रहा है तो बता दो मुझे उसका क्या आईपी था। कहाँ से पता लगता है मशीन का आईपी? 10.0.0.11। अब होपफुली हम उसको एक्सेस कर लेंगे। अपने सर्वर को एक्सेस करना है $10.0.0.201 दिया उसको मैंने। डेस्कटॉप रखी थी फाइल, किस नाम से रखी थी? टेस्ट करते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा डाउनलोड करना है इसके सारे स्टेप्स होने चाहिए। जी मिल जाएंगे वो, सो परेशान होने की जरूरत नहीं, सारा मिलेगा। टेकनेट पे आप सारे का सारा प्रोसीजर जो है ना वो लिखा होगा अगर आप, और वैसे आपको मैं बुक दे दूँगा, उस बुक के अंदर भी जो है। अच्छा सिंपल आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट किस मकसद के लिए है ये हम अपने किसी वेब सर्वर के लिए हम लोग ले लें, ठीक है। यहाँ से कैटेगरी आप इसको सिलेक्ट करोगे, सर्टिफिकेट टेम्पलेट जो इसकी प्री डिफाइंड टेम्पलेट है ना इसका कि यूज़र सर्टिफिकेट है, एडमिनिस्ट्रेटर सर्टिफिकेट है, कौन सा। मैंने कहा यहाँ से वेब सर्वर को सबमिट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा मैं। सेव पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 के नाम से मैंने उसको सेव कर लिया, ठीक है। अब इसको ओपन करके देखते हैं। इशूड टू mail.1.edu.pk यही नाम रखा था हमने। इशू करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? MCITP-DC02-C है, ठीक है। इसकी डिटेल में मैं आता हूँ और यहाँ पे हम लोगों ने यही नाम दिया था, CN mail.1.edu.pk। फंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट था, और सॉरी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट फंड था, और ऑर्गेनाइजेशन हमारी HEC थी। लोकेशन हमारी इस्लामाबाद थी, और कंट्री हमारा कंट्री हमारा पाकिस्तान था, स्टेट हमारे ICT थी। यही चीज़ें दी थी ना हम लोगों ने। और सब्जेक्ट अल्टरनेटिव नेम के अंदर हम लोगों ने कहा था कि ये मुझे इन इन डोमेन्स के लिए चाहिए, mail.1.edu.pk के लिए, ऑटो डिस्कवर के लिए, टेस्ट के लिए, वेब मेल के लिए, ईमेल के लिए, ठीक है। इस तरीके से जो आप लोग अपना सर्टिफिकेट अथॉरिटी लगा दो उसके सर्टिफिकेट। ये टॉपिक हकीकत में बहुत लंबा, और अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये मैं आपको सारे का सारा करवा दिया या मैं आपको बता सकता हूँ करवा सकता हूँ तो गलत बात है ये, क्योंकि फिर हमारी बहुत सारी चीज़ें रह देंगी। ये सिर्फ आपको जो इस तरह की क्लासेस होती है ना, प्रोफेशनल कोर्सेज की क्लासेस, उनका मकसद होता है कि स्टूडेंट को जो है ना एक हिंट दिया जाए, स्टूडेंट को जो है ना एक डायरेक्शन बताई जाए, इसको आप खुद से एक्सप्लोर करो। जिस चीज़ के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आती है वो फिर आगे आप मेरे से डिस्कस करोगे या वो आप मेरे से पूछ लोगे। टेकनेट से आपको उसकी हेल्प मिल जाएगी, बुक में आपको दूंगा, बुक से आपको उसकी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। PK इंफ्रास्ट्रक्चर बताता खुद एक बहुत बड़ा समंदर है, बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है। इसका आज के लेक्चर का इतना कम अज़ कम फ़ायदा हो गया कि आपको कुछ छोटी सी हवना हो गई है कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी भी कोई चीज़ होती है, और आपको जो इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है ना, उन टर्मिनोलॉजीज का आपको पता लग गया होगा, या आपको इंस्टॉल करने का पता लग गया होगा, या सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करने का पता लग गया, सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट कैसे करनी। जी क्या पूछ रहे हैं? सॉरी, टेकनेट, ठीक है जी। अब आते हैं अपने दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ जो मैं आज कवर करना क्यों। हाँ जी, यहाँ करना वाइंड अप करना या आगे करना वाइंड अप कर लेते हैं सर। फ्रैंकली मैं जो है ना आज इस नियत से आया था कि मैं आप लोगों को आज VPN की मैं करवाऊंगा।